हेलो एवरीवन, जंबो आईएएस में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं हरियाणा जीके और आज हम डिस्कस करेंगे सॉइल्स ऑफ हरियाणा कि हरियाणा में किस तरीके की मिट्टी मिलती है, क्यों मिलती है। जैसे अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि रिवर्स ऑफ हरियाणा किस तरीके से बहती है फ्रॉम शिवालिक एंड अरावली हिल्स। तो दो चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। अब यही नदियाँ रिस्पॉन्सिबल बनेंगी मिट्टी को लेकर आने के लिए। हमने अलूवियम की बात भी की थी, हमने खादर बांगर प्लेन्स की बात भी की थी, हमने जब फिजिकल फीचर्स ऑफ हरियाणा किए थे, है ना। तो उन्हीं तर्ज पर हम आज करेंगे मिट्टी ऑफ हरियाणा, मतलब सॉइल्स ऑफ हरियाणा। इसमें से क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ना, जैसे फिजिकल फीचर्स हो गया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो गया, ये सब तैयार करके जाते हैं कि कितने डिवीजन है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है कौन से डिवीजन में है, ये सब तैयार करके जाएंगे। ठीक है, कन्फ्यूजन इसमें भी होगी लेकिन इतनी कन्फ्यूजन नहीं होगी जितनी कि इन चैप्टर्स में होगी, क्योंकि पहली बात तो जो है बेसिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है नहीं हरियाणा के लिए। बहुत ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के वेबसाइट्स पे जा जाके इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, स्कीम्स देखनी पड़ती हैं कि भाई कौन कौन सी सरकार ने निकाली है फॉर विच पर्टिकुलर पर्पस, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स हैं वो सभी करके जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ना बहुत ऐसे एक मोटिवेशन होती है कि हम तैयारी करेंगे, जीके भी पढ़ के चले जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स भी कवर कर लेंगे। तो बच्चा शुरू तो कर देता है लेकिन आते 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 जो एक मोटिवेशन डाउन हो जाएगी और साथ में ये चैप्टर्स भी छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, क्वेश्चन अगर 2-3 आ गए तो छोड़ देंगे, बाकी जो गेम है वो जीएस पर ही बेस्ड है। तो ये जो थिंकिंग पैटर्न है इसको अपने को चेंज करना है। हमने अगर जीके पढ़कर जानी है मतलब सारी पढ़कर जानी है, और आपने खुद भी नहीं पढ़नी है, मैं पढ़ा रही हूँ उतना ही पढ़ना आप लोगों ने। जो यहाँ पर पीपीटीज में लिखा हुआ है, जो आपको नोट्स में मिलता है, जो आपको एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस हम लोग करवाते हैं, वो ही बस आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे आज का लेक्चर हम लोग सॉइल्स ऑफ हरियाणा। देखो, पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि हरियाणा में मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं। दूसरा, हरियाणा की सरकार ने कौन कौन सी स्कीम चलाई हैं जिससे कि एग्रीकल्चर सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूवमेंट मिलती है। तो क्वेश्चन जो है मिट्टियों पर भले ही ना आए लेकिन सरकार की स्कीम्स पर हमेशा आता है। पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि भाई ये 4 स्कीम्स दे दी है सरकार ने, यहाँ पर 4 लिख दिए हैं कि बताओ किसके रिगार्डिंग है ये। वैसे तो नाम देख के आपको पता लग जाएगा कि कौन सी स्कीम किसके रिगार्डिंग है, बट फिर भी हमने रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, चलिए सॉइल्स ऑफ हरियाणा पहले हम बात करेंगे। एक तो ये कि भाई ये है आपका पूरा हरियाणा का सॉइल वाला मैप, ये निकाला गया है हरियाणा के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक डॉक्यूमेंट था उसकी साइट पर से। ठीक है, चलिए तो अगर हम इस पूरे मैप की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका देखो ये घग्गर नदी आ रही है, यहाँ से यमुना नदी जा रही है। तो ये जो नदियाँ हैं जो अपने साथ अलूवियम लेकर आती हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जब नदियों में बाढ़ आती है तो उनका साइज बढ़ जाता है और साइडों में उनकी स्पीड कम होती है, बीच में स्पीड ज़्यादा होती है। तभी साइडों में स्पीड कम होने की वजह से जो अलूवियम है, जो सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, वो डिपॉजिट हो जाता है साइड के एरियाज में। उन्हें हम कहते थे फ्लड प्लेन्स या बाढ़ के मैदान, यही हमने देखा था, है ना। तो वैसे ही जो है आपकी सॉइल भी बनी है, और ये जो सॉइल है ये अगेन खादर प्लस बांगर की फॉर्म में ही है अगर हमें नदियों की बात करें तो। बाकी जो हरियाणा के और दूसरे एरियाज हैं जहाँ पर मिट्टी है लेकिन वो रिवर्स की वजह से नहीं है, तो उसके भी हम कारण देखेंगे कि वो वहाँ पर क्यों आई है। क्या यहाँ पर जो मिट्टी है वो सैंडी है, क्या थार डेजर्ट से उठकर जो रेत है वो हरियाणा में आया है बाय विंड्स, तो वो सारी बातें हम देखेंगे। बट नॉर्मली क्या होता है ना कि हरियाणा की जो सॉइल है वो अलूवियल डिपॉजिट से बनी है, खास करके किसकी, ऑफ बाय रिवर्स एंड वेदरिंग ऑफ शिवालिक रॉक्स की। भाई जब नदियां आती हैं तो पहाड़ों को काट कर आती हैं, तो जितनी भी उसमें वेदरिंग होती है, जो भी जड़ी बूटियां, सैंड, मिट्टी, जितना भी उसके साथ आता है वो सब कुछ डिपॉजिट हो जाता है इन प्लेन एरिया और उसी से हमारी बनती है मिट्टी। ठीक है, और ग्रेडियंट अगर आप देखो कि भाई जो रेनफॉल है हरियाणा में थोड़ा सा कम है ना, विद कंपैरिजन टू ऑल दिस महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। बट हरियाणा में अगर रेनफॉल थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो शिवालिक्स की साइड पर है, क्योंकि हमने देखा था कि ओरोग्राफिक रेनफॉल हो जाती है वहाँ पे। जो हवा के पास मॉइस्चर है वो हवा पहाड़ के ऊपर चढ़ती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, बादल बन जाते हैं, बारिश हो जाती है। सो दैट वाज बेसिकली द स्कीम एंड पैटर्न ऑफ रेनफॉल इन माउंटेनियस एरियाज, है ना। तो ये सब रीजंस हैं आपके हरियाणा की सॉइल के बनने के लिए। ठीक है, ये अपने को जानकारी बस चाहिए है। और इसका जो पैटर्न है दैट इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, यहाँ से आ रही हैं नदियाँ और बेसिकली जा रही हैं इस तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ भी जा रही हैं, और जो यमुना है वो पूरा हरियाणा के ईस्टर्न पार्ट भी बना रही है।
ठीक है, तो बेसिक बस एक ये आपका इंट्रोडक्शन है कि भाई हरियाणा में जो सॉइल्स हैं वो आती कहाँ से हैं। तो मेन रीजन है इनका रिवर के द्वारा की गई वेदरिंग और इरोजन इन पहाड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग पहली टाइप ऑफ मिट्टी विच इज रेडिश चेस्टनट सॉइल, जिसे हम पीडमॉन्ट सॉइल भी कहते हैं, और लाल भूरी रंग की मिट्टी। देखो बेसिकली क्या है, ये लाल भूरे रंग की मिट्टी है। किसी भी सॉइल का अगर कलर रेड होता है, थोड़ा सा ऑरेंजिस टाइप सा होता है, तो उसमें होता है बेसिकली आपका आयरन कंटेंट। और ये वाली जो मिट्टी है इसका भी रंग जो है हल्का सा रेडिश है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट की ज़्यादा प्रेजेंस है, तभी इसका नाम ये पड़ा है। तो अपने को सीधा ही याद कर लेना है कि किस तरीके से यहाँ पर आयरन कंटेंट की वजह से इसका जो रेड है कलर है। ओके, दूसरा पीडमॉन्ट का मतलब क्या होता है। देखो पीडमॉन्ट एक एरिया होता है, जैसे अगर आप ये माउंटेन देखो, अगर कोई भी नदी यहाँ से आती है तो इसके साथ लगता है जो ये फुटहिल्स ऑफ माउंटेन होता है ना, इसको हम कहते हैं पीडमॉन्ट। पीडमॉन्ट जोन कह लो, पीडमॉन्ट प्लेन कह लो, तुम्हारी मर्जी है। यहाँ पर चीज़ें होती हैं डिपॉजिट, जो नदियाँ अपने साथ लेकर आती है। ठीक है, हम लोगों ने ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है विच इज अलूवियल फैन। सुना होगा हम सभी ने। अलूवियल फैन का बेसिकली मतलब क्या होता है ना, कि जब नदियाँ पहाड़ से नीचे उतरती हैं, है ना, मान लीजिए कि ये पहाड़ से नदी जो है वो नीचे उतरी है, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, दिस इज योर पहाड़। जो पहाड़ है यहाँ से नदी नीचे उतरेगी, है ना। तो जो नदी उतर रही है तो बेसिकली क्या है ना कि बहुत स्ट्रीम्स में बट जाती है वो, मतलब एक नदी की कई नदियाँ बन जाती हैं, तो थोड़ा थोड़ा पानी हर जगह चला जाता है। तो इसे हम कहते हैं कि भाई जो रिवर है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में कन्वर्ट हो गई है, और यहाँ पर जो इसके साइडों में वो कर देती है डिपॉजिट अलूवियम, क्योंकि पहाड़ के नीचे उतरते ही उसकी जो स्पीड है वो एकदम से कम हो गई है। तो ये जो पूरा प्रॉपर बेसिकली एरिया बनता है इस तरीके से, उसे हम कहते हैं अलूवियल फैन। इसकी जो शेप है वो बिल्कुल वो जापानीज फैन नहीं होता जो मूवीज वगैरह में दिखता है, तो उसके मिलती जुलती होती है। तो यहाँ पर जो अलूवियल फैंस हैं ये भी क्या है, अलूवियल डिपॉजिट्स हैं बाय रिवर्स, क्योंकि वो पीडमॉन्ट एरिया में आते ही उसकी स्पीड कम हो जाती है। और हरियाणा के जो ये यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला वाले एरियाज हैं वहाँ पर ये आपको मिट्टी मिलेगी, क्योंकि दैट एरिया इज अंडर द पीडमॉन्ट जोन ऑफ शिवालिक हिल्स। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। तो आयरन कंटेंट हो गया, पीडमॉन्ट जोन हो गया। अगर हम इसको डायग्राम में देखें तो ये है आपका पीडमॉन्ट प्लेट्यू और पीडमॉन्ट जोन, जो माउंटेन्स के बिल्कुल ऐसे फुट हिल्स पर है। ये डिपोजिशन वाला मतलब एक लैंडफॉर्म है, ना कि इरोजन वाला लैंडफॉर्म है। एक तो ये चीज़। दूसरा देखो इस वाला जो ये वाला जो रीजन है हरियाणा का, यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है, हमने देख ही लिया था, हाईएस्ट रेनफॉल इन हरियाणा बिकॉज ऑफ फोरोग्राफिक नेचर। और अराउंड 100 से 150 सेंटीमीटर तक की जो एनुअल रेनफॉल है यहाँ पर होती है। और अगर ज़्यादा बारिश होगी तो बेसिकली देखो होता क्या है, सॉयल का ना हल्का से कैरेक्टर है कि सॉयल ना अलग अलग लेयर्स में बनती है। जैसे सॉयल का ये ओ लेयर होता है, ये ए लेयर है। ओ लेयर में होता है आपका ये ह्यूमस वगैरह, है ना, मतलब जो प्रॉपर एक लाल से ब्राउन से कलर का एक कंपाउंड है जो हल्का सा डिकम्पोज्ड मैटर है। हम देखेंगे बाद में ह्यूमस वगैरह क्या है जब ज्योग्राफी डिटेल में करेंगे, बट अभी के लिए बस आपने जानना है कि भाई सॉयल की अलग अलग लेयर्स होती हैं। ओ लेयर है जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है सॉयल की, जहाँ पर मतलब पेड़ उगता है। उसके आगे होती है ए लेयर, जिसमें आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, इन सब की प्रेजेंस होती है। फिर आता है आपका बी लेयर, फिर आता है आपका सी लेयर, और फिर लास्ट में आता है आपका पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक का मतलब है जैसे किसी भी रॉक को तोड़ तोड़ के सॉइल बनाया जाता है, नॉट बाय ह्यूमंस बट बाय नेचर। नेचर ने बार बार हिट किया है इसको, बाय विंड, बाय वाटर। तो ये जो रॉक है वो बीच में से टूट गई है, वो टूटने के बाद जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गई है ना, तो उससे बनती है हमारी सॉइल। तो अल्टीमेटली यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सफर है ये होता है किसी पेरेंट रॉक का। और ये जो सॉइल है जो ये वाली बनी है वो अल्टीमेटली कैरेक्टर किसका लेकर आएगी, इस पेरेंट रॉक का लेकर आएगी, बिकॉज ये ही थी जो टूट टूट कर सॉइल में कन्वर्ट हुई है ना। तो दैट्स बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक की OABC जो लेयर है वो क्रिएट होती है। तो अगर पानी ज़्यादा आता है किसी भी सॉइल में तो होता क्या है ना कि जो ए लेयर में प्रेजेंट NPK है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये पानी के साथ रिएक्शन करके चले जाते हैं नीचे वाली लेयर्स में। अगर मैं कहूँ कि भाई ये जो आपके मिनरल्स हैं ये ए लेयर से जा चुके हैं टू बी लेयर विद वाटर, इस प्रोसेस को मैं क्या कहती हूँ, इसे मैं कहती हूँ लीचिंग। लीचिंग इज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम अपर लेयर ऑफ द सॉइल टू द लोअर लेयर ऑफ द सॉइल। ऊपरी परत से लेकर निचली परत तक जो मिनरल्स बेसिकली जाते हैं पानी के साथ, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लीचिंग। ठीक है, तो लीचिंग भी काफ़ी ज़्यादा इसमें देखने को मिलती है बाकी और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स के मुकाबले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो पहली बात तो ये।
नेक्स्ट है फिर इसमें, तो इसके रिजल्ट के अनुसार जो है सॉल्युबल न्यूट्रिएंट, खास करके वो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट जो पानी में घुल जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में नहीं घुलते, जैसे आयरन नहीं घुलता। आयरन को घोलने के लिए आपको एसिड रेन चाहिए होती है, बट नॉर्मल पानी में आयरन आपका नहीं घुलेगा, है ना। तो इसकी वजह से आपको नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, जिंक, ये सब जो है नॉर्मली वॉश आउट हो जाते हैं टू द लोअर लेयर ऑफ द सॉइल। और जो प्लांट की जड़ें हैं वो तो ओ और ए लेयर तक के ही सीमित है, वो बी लेयर में तो नहीं जा रही हैं, तो उनको भी जो मिनरल्स हैं वो नहीं मिलते हैं। तो अल्टीमेटली सॉइल भी डेफिशिएंट हो जाएगा सारे इन मिनरल्स में, प्लांट भी ढंग से नहीं उग पाएंगे, क्रॉप भी अच्छी यील्ड नहीं दे पाएगी। तो इसीलिए ये सारे जो पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज आर ऑफ लाल भूरे रंग की मिट्टी, विच इज रेडिश चेस्टनट पीडमॉन्ट सॉइल। ओके, सो दैट्स वन काइंड ऑफ सॉइल जो बेसिकली कहाँ मिलती है आपको, अपने पंचकुला कालका वाले एरिया में, बिल्कुल कालका शिवालिक की पहाड़ियों से नीचे लगता है। तो कालका में है, अंबाला में है, जगाधरी यमुनानगर वाला जो एरिया है वो भी सारा पहाड़ों के बिल्कुल नीचे वाले एरिया में लगता है। तो ये सारे रीजन्स ऐसे हैं जहां पर आपको ये सॉइल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, इसका जो नेचर है वो क्या है, हल्का सा एसिडिक टू न्यूट्रल है, मतलब इसका जो पीएच है वो लेस देन थोड़ा सा 7 है या फिर इक्वल टू 7 है। ठीक है, एसिडिक मिट्टी हल्की सी ना अच्छी होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, तो मतलब ठीक ठाक सी हो जाती है, तो इसमें काफ़ी क्रॉप्स को फेवर मिल जाता है कि वो अच्छे से उग पाती है। ठीक है, इसमें वीट, मेज, राई, शुगर केन कुछ भी जो है आप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है, यहाँ पर जो पानी है वो अवेलेबल है, मॉइस्चर सॉइल के पास है, जिसको प्लांट्स भी अपने अपने पास लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी मिट्टी है, कहाँ पर मिलती है अपने को पता लग गया। इसका नेचर क्या है, लीचिंग होती है, पीडमॉन्ट नेचर है इसका, और अलूवियल फैंस की फॉर्म में बनती है ना। तो वो सब चीज़ें अपने को क्लियर करनी है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रॉपिकल एरिड ब्राउन सॉइल। देखो, एरिड का मतलब होता है डेजर्ट, मतलब सूखा, है ना। ब्राउन का मतलब है ब्राउन, भूरे रंग की मिट्टी है ये, और वो मिट्टी जो बेसिकली थोड़ी सी कम पानी वाली है, इसमें जो मॉइस्चर का लेवल है वो थोड़ा सा कम है, ये ध्यान रख लेंगे। एक तो ये बेसिकली आपको मिलती है राजस्थान वाले एरिया में, बट क्योंकि हम हरियाणा की बात कर रहे हैं तो हरियाणा का वो वाला एरिया जो थोड़ा सा शिवालिक से नीचे की तरफ आता है। अगर ये आपका पूरा हरियाणा है, यहाँ पर आपके शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, तो जैसे ही आप यहाँ से नीचे उतरेंगे शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे, धीरे धीरे जो आपकी सॉइल है वो ट्रॉपिकल एरिड ब्राउन बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी का कंटेंट कम है विद रिस्पेक्ट टू द शिवालिक वाला नीचे फुटहिल्स वाला एरिया। ठीक है, तो पहली बात तो जो है इसमें रेनफॉल डिक्रीज होगी फ्रॉम 100 to 150 सेंटीमीटर से 75 से 100 सेंटीमीटर तक की इसमें एनुअल रेनफॉल होगी। और यही जो पूरी बेल्ट है, दैट्स कॉल्ड द कोर एग्रीकल्चरल बेल्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है, ये बेसिकली वो एरिया है, ये वो सॉइल है जो रिवर्स के द्वारा डिपॉजिट करे हुए अलूवियम की वजह से बनती है। ठीक है, एक तो हो गया आपका वो शिवालिक की पहाड़ियों वाला एरिया, फिर आगे आएंगे तो फ्लड प्लेन्स भी ये बनाएंगी। नॉर्मली क्या होता है ना कि जो पहाड़ों में स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, अगर बाढ़ आ भी जाती है ना तो रिवर ना बिल्कुल स्पीड से बहनी शुरू करती है, उसका जो एरिया है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता। बट अगर प्लेन्स में बाढ़ आती है तो रिवर का अगर इतना एरिया है तो वो इतना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि प्लेन्स में ना इरोजन ऐसे लेटरली होता है, मतलब ऐसे साइड बाय साइड होता है, ऐसे वर्टिकल नहीं होता। पहाड़ों में होता है वर्टिकल, की जो वैली है वो और गहरी हो गई बाय इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसीलिए बाढ़ के मैदान भी ज़्यादा कहाँ बनते हैं आपके साइज वाइज, यहाँ पर अपने अलूवियल वाले एरियाज में। ठीक है, प्लेन वाले एरियाज में। तो ये एग्रीकल्चरल बेल्ट है आपकी, अलूवियल डिपॉजिट्स ऑफ रिवर है, और यहाँ पर खास करके यमुना और घग्गर नदी के किनारों की हम बात कर रहे हैं इसमें, जिसमें जनरली वाटर रिटेंशन है, यहाँ पर पानी जो है मिट्टी सोख सकती है। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी में क्ले कंटेंट भी ज़्यादा है। अगर क्ले ज़्यादा होता है तो मिट्टी जो है पानी को सोख के रखती है, अगर सैंड कंटेंट ज़्यादा होता है मिट्टी में तो बेसिकली पानी को सोखती नहीं है। ये क्या करेगी, पानी आया सैंड में और सैंड ने उसको नीचे ग्राउंड वाटर का पार्ट बना दिया, तो पर्कुलेशन ज़्यादा होती है सैंड में टू ग्राउंड वाटर, बट क्ले में ऐसा नहीं होता। तो क्ले कंटेंट है, इसीलिए वाटर रिटेंशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये हल्की सी अल्कलाइन है, अल्कलाइन का मतलब होता है सलाइन है। सलाइन का बेसिक मतलब है यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स हैं, नाइट अपना सोडियम, क्लोरीन, ये सब आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके पीछे एक रीज़न ये है कि हम जब भी खेती करते हैं सॉइल में, हम लेते हैं पानी फ्रॉम ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर वाला पानी है इसमें होते हैं डिफरेंट सॉल्ट्स। आप पियोगे तो खारा लगेगा ना आपको ये पानी, तो ये खारा पानी ही हम क्या करते हैं, निकालते हैं ट्यूबवेल के थ्रू और यहाँ पर जो है इरिगेशन में यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो पानी है धीरे धीरे वो तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, इसका वाष्पीकरण हो जाएगा।
लेकिन जो पीछे सॉल्ट है, जो नमक है, वो तो पीछे ही रह जाएगा ना, तो मिट्टी में नमक रह जाता है। तो इस नमक की वजह से यहाँ पर बनते हैं क्या, आपके कंकर फॉर्मेशन। ये हमने पहले भी बात की थी जब हमने खादर और बांगर का डिफरेंस किया था। ठीक है, तो इसीलिए कंकर फॉर्मेशन है। अगर ज्यादा कंकर फॉर्मेशन है तो यहाँ पर जो मिट्टी है ज्यादा उपजाऊ मानी नहीं जाती, इसमें से ज्यादा हम खेती फिर करते भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज तो प्रोडक्टिव है लेकिन डेफिशिएंट है, नाइट्रोजन प्लस फॉस्फोरस में इतना ज्यादा इसमें है नहीं, और इसीलिए हम यूज करते हैं यहाँ पर फर्टिलाइजर्स, खास करके यूरिया। तो यूरिया मतलब नाइट्रोजन। वैसे नाइट्रोजन की जो रेशो है विद पीके, जैसे अगर हम एनपीके की बात करें तो इट शुड बी 4:2:1, लेकिन क्योंकि हम फर्टिलाइजर के नाम पर डालते ही सिर्फ यूरिया है, इसीलिए जो रेशो है ये बिगड़ चुकी है। इट हैज बिकम 18.3:6.2:1। इतना ज़्यादा यूरिया है, इतना ज़्यादा नाइट्रोजन है विद रिस्पेक्ट टू योर फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, तो बस कहने का मतलब ये है कि भी काफ़ी ज़्यादा इसमें दिक्कतें हैं। अच्छा, भांगर वाला एरिया है और खादर वाला एरिया है। खादर मतलब न्यूअर अलूवियम, लो लाइंग प्लेन, काफ़ी फ्रिक्वेंटली फ्लडेड, ये हमने बात की थी उस टाइम पे। तो ये मिलता है आपको यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत, पार्ट्स ऑफ फरीदाबाद, वो वाले एरिया जो यमुना के बिल्कुल साथ लगते वाले हैं। और जो आपके बांगर वाला एरिया है वो थोड़ा सा क्या होगा, दूर जाकर होगा, क्योंकि वो ओल्डर अलूवियम है, हाई अपलैंड पर प्रेजेंट है, फ्लड फ्रिक्वेंटली आती नहीं है यहाँ पे। तो वो एरिया हरियाणा का झज्जर हो गया, जींद हो गया, कैथल, हिसार और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ भिवानी, ये जो एरियाज हैं यहाँ पर मिलती है आपको ये ट्रॉपिकल एरिड ब्राउन कलर की मिट्टी, जो नदियों की वजह से बेसिकली आई है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रख लेंगे अपना ट्रॉपिकल एरिड ब्राउन सॉइल के रिगार्डिंग। देखो ये रहा भांगर, जहां पर ज्यादा अमाउंट में जो है सैंड प्रेजेंट है और कोर्स ग्रेन्ड, मतलब कि उनका जो साइज, जो मतलब शेप है वो ऐसी है कि अलग अलग हो सकती है, ऐसे जुड़े हुए नहीं है। और जो ये खादर है ये हल्का सा फाइन ग्रेन्ड है, क्योंकि यहाँ पर क्ले ज्यादा है। ठीक है, भांगर का हमने बात कर लिया था। कंकर फॉर्मेशन विच इज अगेन कैलकेरियस नोड्यूल्स, मतलब कैल्शियम के नोड्यूल्स, अपना सोडियम क्लोराइड के नोड्यूल्स है ना, सॉल्ट के नोड्यूल्स बेसिकली। और ये भी हमने देख ही लिया था कि भाई काफ़ी ज़्यादा जो है इन कनाल्स को हम यूज़ करते हैं फॉर इरिगेशन, एंड दैट्स वाई इट कैन सपोर्ट इंटेंसिव अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें हम वीट, राइस, शुगर केन वगैरह लगाते हैं। तो इरिगेशन है यहाँ पर अच्छी, बट ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है वाटर लॉगिंग कंडीशन भी ज़्यादा देखी जाती है। वाटर लॉगिंग का मतलब है कि यहाँ पर ज़्यादा पानी आप जो खेत है वहाँ पर देते हैं, जितना रिक्वायरमेंट नहीं भी है उतना भी जो है पानी खेत में बस रहता है। उससे क्या होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट्स इसमें क्रिएट हो जाते हैं। सॉइल बिकम सलाइन व्हेन मोर वाटर इज प्रेजेंट इन द फील्ड। ओके, तो सलिनिटी बढ़ती है जब काफ़ी टाइम के लिए जो पानी है वो रह जाता है, क्योंकि ज़्यादा पानी मतलब ज़्यादा सॉल्ट, क्योंकि आपने पानी लिया कहाँ से है, ग्राउंड वाटर से लिया है। ठीक है, और अल्टीमेटली जब वो पानी इवेपोरेट होगा पीछे छोड़ जाएगा सॉल्ट। तो भांगर वाला जो बेसिक एरिया है वो सलाइन बना है बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रैक्टिसेस। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे एरिड ब्राउन सॉइल। ये और भी ज्यादा, और अगर आप जाओगे हरियाणा में राजस्थान की तरफ, जहां पर बारिश अपनी सिर्फ 50 से 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल ही है, वहां पर मिलेगी आपको ये एरिड ब्राउन सॉइल, जो एक ट्रांजिशन सी है। अगर ये अलूवियल सॉइल है, ये आपका डेजर्ट सॉइल है, तो ये बीच में सी सॉइल है कि ना तो ये पूरी तरीके से अच्छी है कि इस पर आप खेती ही कर सको, ना ही ये ऐसी है कि यार इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कभी लाइफ में देखेंगे, वो भी नहीं हम कर सकते। तो ट्रांजिशन सा है, समझ नहीं आता ही करें क्या। समझ तब आता है जब वाटर की अवेलेबिलिटी सरकार करवा देती है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है यहाँ पे, है ना। तो मॉइस्चर देने के लिए जो इरिगेशन काफ़ी ज़्यादा प्रमोट की गई है सरकार के द्वारा। और बट ये जो सॉइल है आपकी एरिड ब्राउन वाली भी, ये थोड़ी सी नाइट्रोजन, पोटेशियम, जिंक वगैरह में थोड़ी सी कॉमन भी है, मतलब काफ़ी इसमें डिफिशियंसी देखने को मिलती है। सेम गोज फॉर ट्रॉपिकल एरिड ब्राउन सॉइल एंड सेम गोज फॉर एरिड ब्राउन सॉइल, दोनों तीनों ही मतलब सेम चीज़ें हैं, बस हल्का सा फर्क क्या है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल का और एरियाज का। जो ये हमने किया है ना खादर बांगर वाले एरिया, बांगर से भी हल्का सा अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में आओगे राजस्थान की तरफ, वो वाले एरियाज हैं जहां पर आपको ये वाली मिट्टी देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये अल्कलाइन है अगेन, जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो हमेशा अल्कलाइन ही होगा, है ना। और जिसमें ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट सरकार दे रही होगी, मतलब इरिगेशन के थ्रू पानी आप प्रोवाइड कर रहे होगे, तो वहाँ पर अल्कलिनिटी जो है बढ़ती है, दैट इज़ फॉर श्योर। तो यहाँ पर जो बेसिक अपना खेती है वो होनी चाहिए, देखो किस चीज़ की, वीट की, कॉटन की, जवार की, बट होती किस चीज़ की है, शुगर केन की, राइस की। क्यों? क्योंकि सरकार ने पानी दे बहुत दिया है यहाँ पे। जो ये मिट्टी है वो मिट्टी इस खेती के लिए है नहीं, बट फिर भी हम ये खेती कर रहे हैं, जिससे कि सॉइल की जो हेल्थ है वो खत्म हो रही है।
तो यहाँ पर आप पल्सेस को लगाएंगे तो बेटर रह जाएंगे, ज्वार लगाएंगे तो बेटर रह जाएंगे, बाजरा उगाएंगे तो भी ठीक ठाक रह जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज एरिड ब्राउन सॉइल। फिर आती है आपकी धूसर मरुस्थलीय मिट्टी, जिसे हम सीरोजेम सॉइल भी कहते हैं। ये वो मिट्टी है जो आपका ये भिवानी, सिरसा, हिसार, महेंद्रगढ़, नूह, ये वाला एरिया जो अरावली से लगता है, मतलब अरावली प्लस राजस्थान से जो एरिया लगता है, वहां पर आपको ये वाली मिट्टी मिल जाएगी। इसे हम राउसली सॉइल भी कहते हैं। यहाँ पर रेनफॉल और कम होती है, 30 से 50 सेंटीमीटर, और ये थोड़ी सी लाइट कलर है, सैंड की अमाउंट ज़्यादा है यहाँ पे, और इसकी जो है लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जैसे मैंने बताया था ना कि भाई जिस सॉइल में सैंड ज़्यादा होता है वो वाटर को होल्ड नहीं कर सकती, अगर क्ले ज़्यादा होगा तो वाटर को होल्ड वो कर लेगी। तो इसकी सबसे मेन दिक्कत ही ये है कि अगर आप पानी प्रोवाइड कर भी दोगे, इरिगेशन के लिए आप दे भी दोगे पानी, तब भी जो मिट्टी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती, तो फिर फायदा क्या है देने का, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, इसीलिए इरिगेशन अगर आप कर भी रहे हैं तो इट शुड बी कांस्टेंट। ऐसा नहीं होता कि भी पानी एक बार प्रोवाइड कर दिया और ये सोख कर रखेगी और आगे टाइम के लिए जो है बस काम खत्म हो गया, नहीं, बार बार पानी की रिक्वायरमेंट इसमें पड़ती रहेगी। चलिए, तो ठीक है, तो बिस्पर्स में बाजरा, चने की दाल, मस्टर्ड, कॉटन, ज्वार, रागी, ये सब जो है ये उग जाता है इस वाली मिट्टी में, तो इतनी भी ख़राब नहीं है। लेकिन जैसे बाजरा, रागी वगैरह है, काफ़ी अच्छे आयरन के सोर्सेज हैं, काफ़ी न्यूट्रिशन मिलता है इसको खाने से पूरी बॉडी में। तो ये वाली जो क्रॉप्स हैं, सरकार इसको प्रमोट भी कर रही है, इन्हें कहते हैं मिलेट्स। जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, जो काफ़ी ज़्यादा फाइबरस क्रॉप्स होती हैं, जो हमारी पूरी बॉडी में जो आयरन है, जिंक है, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, उनकी कमी को पूरा कर देती है। ठीक है, तो बस कहने का मतलब ये कि भाई दीज आर दी 4 टाइप्स ऑफ सॉइल एंड लास्ट इज योर डेजर्ट सॉइल। देखो, एक तो हो गई आपकी सॉइल, डेजर्ट सॉइल, अपना सीरोजेम सॉइल, फिर लास्ट में आती है डेजर्ट। ये तो पूरा का पूरा ही क्या है, डेजर्टिफाइड एरिया है। यहाँ तो जो है बिल्कुल भी आप कोई भी खेती कर ही नहीं सकते, यहाँ पर तो प्रॉपर रेत है। जैसे थार डेजर्ट आप देखते हैं ना कि प्रॉपर रेत है, वैसी जो सॉइल है आपकी ये डेजर्ट सॉइल है। और साउथ वेस्टर्न पार्ट में है जिसमें रेनफॉल 30 सेंटीमीटर से कम होती है पूरे साल में। तो डेजर्ट सॉइल है, सैंडी है, लूज एंड हाईली परमिएबल है, पानी आएगा मिट्टी में तो नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो विच मीन्स वाटर ड्रेन्स क्विकली एंड क्रॉप स्ट्रगल विदाउट इरिगेशन। काफ़ी अल्कलाइन है, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पे अल्कलिनिटी ज़्यादा होती है। इसका एक रीज़न ये भी है कि जो आपका टेम्परेचर हाई होता है, अगर ये मान लो मिट्टी वाला एरिया है, यहाँ पर ग्राउंड वाटर है, तो बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन जो इवेपोरेशन है वो होती है। मतलब ये जैसे टेम्परेचर हाई हो गया तो पानी यहाँ से इवेपोरेट तो होगा ही होगा, साथ में ये वाला जो पानी है ना वो भी धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आता है। तो जब ये ऊपर की तरफ आता है तो ऐसे इवेपोरेट नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसे धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करा जा रहा है बाय दिस लेयर ऑफ मिट्टी। तो यहाँ पर जो है सॉल्ट भी आता है, फिर ऊपर सॉल्ट आ गया पानी के साथ, फिर ऊपर सॉल्ट आ गया पानी के साथ। जैसे हम तौलिया की बात नहीं करते कि जैसे पानी सोख लेता है कोई भी, है ना, कोई भी कपड़ा, तो वैसे वैसे जो है इसको हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन की। ऐसे कैपिलरीज में धीरे धीरे जो है पानी ऊपर चला जाता है इन दी एरिया बिलो सॉइल। तो यहाँ पर जो है लास्ट में यहाँ पर टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो सॉल्ट प्लस वाटर है वो भी आपको देखने को मिलता है, जिस वजह से जो सॉल्ट कंटेंट है वो यहाँ पर ज़्यादा होता है। एक तो हो गया कि आपने पानी ज़्यादा यूज़ किया इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर इरीगेशन, दूसरा कैपिलरी एक्शन की वजह से जो ये पूरी की पूरी पानी और सॉल्ट का एक मिक्सचर है ये पूरा ऊपर की तरफ आ गया बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। ओके, सो दीज आर बेसिकली द रीजन जिसके जो सॉइल है आपकी अल्कलाइन है, थोड़ी सी सलाइन है। चलिए, तो ये खास बात होगी इन 5 सॉइल्स के बारे में। ये हैं आपकी 5 सॉइल्स ऑफ हरियाणा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेडिश चेस्टनट पीडमोंट सॉइल, उसके बाद आपकी ट्रॉपिकल एरिड ब्राउन सॉइल, देन एरिड ब्राउन सॉइल, देन आपकी सीरोजियम एंड देन योर डेजर्ट सॉइल। चारों में क्या डिफरेंस है, पांचों में क्या डिफरेंस है अपने को पता लग गया है। जो अपनी लास्ट की 3 है वो हल्की हल्की सारी सेम है, लेकिन फिर भी इसका जो रीजन है वो काफ़ी अलग है। तो आप देखते रहना कि भी जैसे हम लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम हरियाणा टू राजस्थान, वैसे वैसे मिट्टी का जो कलर है वो चेंज होता चला जाता है। चलिए, तो ये होगा सॉइल। अब बात करेंगे हम लोग अपना हरियाणा के गवर्नमेंट की डिफरेंट सॉइल को कंजर्व करने की स्कीम्स के बारे में। ठीक है, पहली स्कीम है आपकी मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम। देखो बेसिकली क्या है ना, हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा वीट प्लस राइस होता है,
लेकिन राइस का जो पौधा है ना वो काफ़ी ज़्यादा पानी रिक्वायरमेंट मतलब फील करता है कि पानी ज़्यादा चाहिए होता है उसको। जैसे अगर हम कहें कि भाई पहले हम एक नर्सरी सी बनाते हैं जिसमें जो पूरे पौधे हैं अपने पैडी के उसको रखते हैं, 15-20 दिन के लिए उसको हम रखते हैं, इस पे बिल्कुल पानी की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर लॉगिंग एरिया होना चाहिए, मतलब स्टैंडिंग वाटर हमेशा होना चाहिए इसमें। फिर जो है उसको हम निकालते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं टू द मेन खेत, अलग अलग लगा देते हैं इसे, फिर भी हमें इसमें इरिगेशन प्रोवाइड करनी पड़ती रहती है, तो काफ़ी पानी चाहिए होता है। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो इसमें सतलुज यमुना लिंक भी नहीं बना पाए हैं अभी तक, तो सतलुज का पानी भी हमारे पास नहीं आता है। तो अगर पानी की रिक्वायरमेंट है इस पौधे को बहुत ज़्यादा, तो बेसिकली पानी जो है ग्राउंड वाटर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो उसका लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय तो चला जा रहा है कि भी सारा पानी जो है आपने निकाल लिया खेती के लिए, अब पीने के लिए कुछ नहीं बचा। तो इसीलिए सरकार कहती है कि भाई अगर कोई किसान पैडी को छोड़ के कोई और क्रॉप लगाएगा जिससे कि पानी की खपत कम होगी, हम जो है उसको इंसेंटिव्स देंगे, उसको थोड़ा सा पैसे फाइनेंसेस भी देंगे। तो दैट्स कॉल्ड मेरा पानी मेरी विरासत। सरकार ने चलाई थी क्योंकि डिक्लाइन ऑफ ग्राउंड वाटर कॉज्ड बाय एक्सेसिव पैडी कल्टीवेशन, पानी जो है वो सारा का सारा आपने खेती में लगा दिया, पीने के लिए लोगों के पास बचा नहीं। तो सरकार ये कहती है कि भाई जो है फार्मर्स को एनकरेज करना है ताकि वो पैडी ना लगाकर मक्का लगा लें, क्रॉप्स में अपनी पल्सेस, कॉटन ये सब लगा लें जिसको पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो ये स्कीम ये कहती है कि भाई कोई भी अगर फार्मर ऐसा करता है तो उसको हम फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देंगे पर एकड़ एज एन इंसेंटिव, कि भाई इस खेत में मैंने लगाना था राइस बट मैंने लगाया नहीं, तो अगर मैं लगाता तो मुझे इतने पैसे और मिल जाते, तो वो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है फार्मर को वो सरकार देगी। तो ये है मेरा पानी मेरी विरासत, पानी को बचा कर रखना है, उसको सारा ही राइस की खेती में हम लोगों ने नहीं लगा देना है। सो दैट्स बेसिकली द क्रक्स ऑफ दिस होल स्कीम। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रमोशन ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग ढांचा। देखो ये ढांचा ऐसा दिखता है, बेसिकली हम करते क्या है, जैसे ये जो पूरा ढांचा है ना ये एक लेग्यूमिनस प्लांट है। लेग्यूमिनस का मतलब होता है इसकी रूट्स में जो नोड्यूल्स होते हैं उसमें होता है बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया करता क्या है, अपना जो प्लांट जो मतलब अपना जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको अगर देता है फिक्स। फिक्स का मतलब है क्योंकि जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है वो तो अब्जॉर्ब नहीं कर सकता प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए है, लेकिन उसको पहले फिक्स करना पड़ेगा किस में, या तो उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा NO2 नेगेटिव में, या नाइट्रेट में NO3 नेगेटिव में, या फिर आपका या फिर अपना जो है अमोनियम आयंस में। तो ये अगर आप करते हैं, ठीक है, तो अगर ये आप करते हैं तो मतलब आप कहलाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, की एलिमेंटल नाइट्रोजन को N2 गैस को एटमॉस्फेयर से हमने फिक्स कर दिया है इन द फॉर्म जिससे कि जो प्लांट है उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो ये जो ढैंचा प्लांट है वो ये कर देता है। तो क्रॉप को लगाने से पहले हम क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं जिससे कि सॉइल में नाइट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर इसको हम लोग ना पकने से पहले ही काट लेते हैं। पहले इसको काट लिया हम लोगों ने सारा, और फिर जो है ऐसे मिट्टी में मिला दिया सारा के सारे को। तो उससे क्या हुआ ना कि ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ गया मिट्टी का, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन थी वो भी हो गया। तब जब आप क्रॉप लगाओगे तो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इसीलिए काफ़ी यील्ड निकल कर आएगी क्रॉप की। तो ये है आपका प्रमोशन ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग, कि भाई आपने खाद नहीं डाला, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डाला, बस आपने जो ढैंचा प्लांट है वो उगा लिया। तो ये प्रॉपर एक है आपका कि टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी नेचुरली नॉट बाय एनी केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो पूरी प्रोसेस आप लोगों को क्लियर है। तो इट ऑल्सो एनहांसेस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी एंड इम्प्रूव्स सॉइल फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी, कि भाई जैसे ढांचा आप लोगों ने मिलाया है पूरी सॉइल में, तो सॉइल ना वाटर को ऐसे बचा कर रखती है, एब्जॉर्ब करके रखती है, उसमें जो कंटेंट है वो बढ़ता है क्ले का और सिल्ट का, है ना। तो बेसिकली पानी अगर आप देते भी हैं तो इट विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ ग्राउंड वाटर, ये सॉइल अपने पास ही लगा कर रखेगी, है ना। तो ये जो है इसका एक बेसिक पर्पस है, ढांचा प्लांट को हम लोगों ने जब अगर लगाना है तो इस पर्पस से लगाना है, और कोई पर्पस नहीं है इसका, है ना। तो मतलब बस यही पर्पस है, ग्रीन मैन्योरिंग, खाद वो भी नेचुरल। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। मतलब मैंने कौन सी फसल लगाई तो मुझे पता है, बट सरकार को तो नहीं पता है। मान लो मैंने फसल लगाई और बारिश हो गई और सारा के सारी खेत में फसल बर्बाद हो गई, तो अब मैं किसको जाकर बोलूँगा मेरी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं तो कह दूँ 2 एकड़ लगाई थी, मैं कह दूँ 5 एकड़ लगाई थी, कोई मेरे पास एविडेंस तो नहीं है ना। सरकार क्या करती है, सरकार ने ही बोला हुआ है कि भाई आप एक ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना देते हैं हम लोग। इस प्लेटफॉर्म पे आप क्या करना है कि अगर आप किसान हैं
तो अगर आपने 1 एकड़ में राइस लगाया है, किस टाइम पर लगाया है, कब जो है वो लॉस हो गई है बिकॉज ऑफ एनी क्लाइमेटिक डिजास्टर्स, कोई भी आपदा अगर आ गई हो तो आपकी क्रॉप जो है वो खराब हो गई, आपके सारे पैसे डूब गए, आपने जो क्रॉप बेचकर पैसे कमाने थे जिससे और सारी चीज़ें आपने करनी थी वो आप नहीं कर पा रहे हो, तो सो दैट आप डिप्रेशन में ना जाओ जो है, और हरियाणा भी एक सुसाइड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड ना बने जैसे विदर्भा इन महाराष्ट्र है, तो उसको बचाने के लिए सरकार क्या बोलती है कि भाई आप मुझे ना पहले बता दो कि आपने कौन कौन से क्रॉप्स लगाई हैं, मेरे पास पूरा प्लेटफॉर्म पे डेटा आ जाएगा, अगर मान लो कोई दिक्कत होती है तो मैं आपको उस लॉस के टाइम पर फाइनेंशियल जो इंसेंटिव्स है वो दे दूंगा, सो दैट आप जो है पैसे की तंगी की वजह से डिप्रेशन में ना आए, है ना। तो दैट्स बेसिकली द सिग्निफिकेंस ऑफ मेरी फसल मेरा ब्यौरा स्कीम। खास करके चाहे कोई भी एमएसपी की स्कीम हो, चाहे वो नॉन एमएसपी की कोई अपना क्रॉप हो, सबके लिए जो है आपको ब्यौरा देना पड़ेगा टू सरकार, ठीक है। तो द पोर्टल हेल्प्स द गवर्नमेंट टू मेंटेन एन एक्यूरेट डेटाबेस ऑफ फार्मर्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स। सरकार को पता लगता है कि पूरे हरियाणा में कितने सारे जो लोग हैं ऐसे हैं जो राइस लगा रहे हैं, तो जब राइस लगाओगे तो फिर दिक्कत आएगी बिकॉज पानी तो ज्यादा अवेलेबिलिटी मांगेगा वो वाला पौधा, तो वो उतना पानी हम दे नहीं सकते, तो सॉइल खराब हो जाएगी अगर आप ग्राउंड वाटर का पानी इस्तेमाल करोगे तो कहने का मतलब ये पूरा क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग स्कीम वो सब पता लग जाता है अगर हम जो है पूरा ब्यौरा सरकार को दे देते हैं। उस सरकार को स्कीम निकालने, जैसे प्रमोशन ऑफ ये ग्रीन मैन्योरिंग ढांचा जो है वो कैसे पता लगा मुझे, तभी तो पता लगा ना जब मैंने पूरा सर्वे कर लिया, लोगों से पूछ लिया कि भाई आपने कौन सी क्रॉप लगाई है ना। और अब मेरा पानी मेरी रस स्कीम है कि भाई अगर आप ज़्यादा राइस लगाओगे तो काफ़ी पानी डिप्लीट हो जाएगा, तो मत लगाओ, जिससे कि एक मेरे पास और सारी ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स भी लगाने का मौका मिल जाए, पानी की अवेलेबिलिटी थोड़ा सा इंश्योर हो जाए, है ना, ज़्यादा खपत सिर्फ राइस में ही ना हो। तो वो सारी स्कीम्स इसके साथ चलती हैं। तो पहले डेटा जरूरी है, तो डेटा के बाद ही हम डिफरेंट स्कीम्स निकाल पाते हैं। दैट्स द क्रक्स ऑफ दिस स्कीम। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना। देखो प्रगतिशील का मतलब क्या होता है कि जो हटके काम करता है, जो प्रगतिवादी होता है, मतलब कि जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव नहीं होता है कि भाई मैं तो यही करता था मैं तो यही करूंगा। प्रगतिशील मतलब कुछ नया इनोवेट करना, कुछ क्रिएटिव करना, कुछ अलग करना लोगों से। तो अगर आप कोई ऐसे किसान हैं जो बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, प्रोग्रेसिव फार्मिंग को आप अडॉप्ट करते हैं जिसमें आपने इनोवेटिव सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया है या आपने खेत में इंप्लीमेंट किया है, उसको देती है सरकार बहुत ही बढ़िया इंसेंटिव। जैसे नॉर्मली लोग क्या करेंगे कि भाई ये खेत रहा, पानी दे दिया, इसमें कनाल से पानी आया पूरा खेत में छोड़ दिया। दूसरे फार्मर्स क्या करेंगे कि भाई ये जो प्लांट, ये जो पूरी एरिया है ना, फील्ड है मेरा, मैं करूँगा ड्रिप इरीगेशन, मतलब कि मैंने पूरे खेत पे ऐसे पाइपें ऐसी लगा दी और उन पाइप में से मैंने हल्के हल्के होल कर दिए, तो जो होल में से पानी निकल रहा है वो सीधा कहाँ जा रहा है, अपने प्लांट की अपनी रूट पे। तो पूरा और जो खेत है वो उस पर पानी की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, तो मैंने दिया ही नहीं, सिर्फ सीधा मैंने उस रूट को प्रोवाइड कर दिया पानी, उसको हम कहते हैं ड्रिप इरीगेशन। तो वो एक बहुत ही इनोवेटिव प्रैक्टिस है जो लोग अगर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उनको इंसेंटिव देती है सरकार। तो ड्रिप इरीगेशन हो गया, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की भाई वीट राइस से आगे चलो, मैं लगाऊंगा आज ABCD क्रॉप। कोई जैसे हम देखते हैं ना फ्रूट्स वगैरह होते हैं, हम बोलते हैं कि अरे तो फ्रूट पहली बार देखा लाइफ में, इसका नाम भी नहीं पता, तो वो कौन लगा है, वो फार्मर लगा रहे हैं जिनको पता होता है कि यार ये फ्रूट ना मार्केट में और कोई नहीं लगा रहा और इसकी वजह से जो है मेरी सॉइल भी अच्छी रह जाएगी। तो वो वाली जो प्रैक्टिसेस हैं उनके लिए सरकार देती है सम्मान टू किसान एंड इंसेंटिव टू किसान। दैट्स बेसिकली, एंड इसमें फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी हैं और स्टेट लेवल रिकॉग्निशन भी है ना, जिससे कि जो सरकार है वो उस फार्मर को प्रमोट करती है कि भाई देखो इसने ऐसा सा काम किया है तो आप भी ऐसा सा काम करो, जिससे कि लोगों को ये होता है कि यार मेरा भी नाम हो जाए पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। तो ऐसे प्रैक्टिसेस अगर आप कर रहे हैं तो इस स्कीम के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा रिकग्निशन मिल सकती है। चलिए, एक तो ये है। नेक्स्ट है हर खेत स्वस्थ खेत। अगर हर फील्ड स्वस्थ है हमें कैसे पता लगेगा, हम स्वस्थ हमें कैसे पता लगता है, हम अपना जब बॉडी चेकअप कराते हैं वैसे ही अगर आप सॉइल का भी चेकअप कराओगे तभी पता लगेगा कि भाई आपकी जो सॉइल है वो बढ़िया स्वस्थ है और आपका खेत भी स्वस्थ है। तो ये हर खेत स्वस्थ खेत का मतलब ये है कि आपका जो सॉइल हेल्थ है उसके ऊपर आपने फोकस करना है, जिसके लिए आपको इनका साइंटिफिक टेस्टिंग करानी है ऑफ सॉइल सैंपल्स। सॉइल को लो, लैब में देकर आओ, पूछो कि भाई इसमें नाइट्रोजन कम है, फास्फोरस कम है, पोटेशियम कम है, सल्फर कम है, जिंक कम है, बोरोन कम है, क्या कम है बता तो दो। तो वो साइंटिफिक सैम्पलिंग जो है वो आपकी बेसिकली है किसमें, हर खेत स्वस्थ खेत में।
फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड्स, जिससे कि उनको पता होता है कि नाइट्रोजन कम है तो यूरिया डाल दें, अगर फॉस्फोरस कम है तो म्यूरेट ऑफ पोटाश डायमोनियम फॉस्फेट डाल दें, अगर पोटेशियम कम है तो म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दें। तो मतलब कहने का ये है कि पता हो कि भाई कौन सा फर्टिलाइजर डालना है। ये पता होता नहीं कि भाई सॉइल में कमी क्या है, यूरिया डालते रहते हैं, जहर बनाते रहते हैं पूरी सॉइल को। तो उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड जो है सरकार देती है और फोकस करती है कि भाई आप भी अपने साइंटिफिक सैंपलिंग करवाएं सॉइल की, लैब में इसको देकर आए। ठीक है, तो दैट्स बेसिकली अपना हर खेत स्वस्थ खेत कि फार्मर्स को इनकरेज करना है ये सब करने के लिए। इसके अलावा जो सॉइल हेल्थ कार्ड है वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। ये हर 2 साल में हर साल में 2 बार आपको सॉइल सैंपल्स करने पड़ते हैं इकट्ठे, रबी की क्रॉप के बाद और खरीफ की क्रॉप के बाद। जब कोई भी आपके खेत में कोई भी क्रॉप नहीं लगी हुई है तब सॉइल का सैंपल लो, ताकि आने वाली क्रॉप में आपने क्या डालना है आपको पता लग जाए। इसके लिए आपके 12 पैरामीटर्स होते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड में कि भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर कितना है। इसके अलावा जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरोन ये सब भी पूछते हैं। और इसके अलावा उसकी एसिडिटी कितनी है सॉइल की, हल्की सी एसिडिक जो सॉइल है वो ठीक ठाक सी होती है, मतलब अच्छी काफ़ी एक प्रोडक्टिविटी देती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉइल की, अपना ऑर्गेनिक कार्बन अमाउंट कितना है। तो ये कुछ ना 12 को ऐसे पैरामीटर्स हैं जो सॉइल हेल्थ कार्ड में लोग सैंपल में देकर आते हैं और पता करते हैं कि सॉइल में किस चीज़ की दिक्कत है। ठीक है, तो ये 12 कंपोनेंट्स आपने ध्यान रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हर साल में 2 बार ये सब करना पड़ेगा, तभी जो है आपका हर खेत स्वस्थ खेत का जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो भाई यहाँ पर हमारा सॉइल चैप्टर खत्म होता है। हमने देखी हैं हरियाणा की डिफरेंट सॉइल्स, अलग अलग स्कीम्स देखो और भी हैं, बट हम उसको कवर करेंगे जब एग्रीकल्चर करेंगे। तो एग्रीकल्चर एक बार आने दो, नेक्स्ट चैप्टर हमारा एग्रीकल्चर ही है, तो उसमें भी कई सारी स्कीम्स ऐसी होंगी जो हम लोगों ने इस टाइम पर छोड़ दी हैं, है ना। तो उसके बाद हमारा जो प्रॉपर एक पूरा एग्रीकल्चर सॉइल ये सब हमारा कवर हो जाएगा। आपके लिए बस इतनी ही हिदायत है कि भाई आप इन लेक्चर्स को देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन अगर आपने इनके नोट्स भी पढ़ने हैं और एमसीक्यूज भी करने हैं तभी आपकी तैयारी होगी, अदरवाइज ये चीज़ें आपको बाद में याद नहीं रहेंगी। या तो आप अपने लेक्चर्स के थ्रू नोट्स खुद के बना लो, वो भी एक ऑप्शन है, वो आप कर सकते हैं। अगर आपको टाइम बचाना है तो आप नोट्स के थ्रू भी पढ़ सकते हो। तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना, उसमें से ही आपको प्रैक्टिस मिलेगी कि भाई कैसा एमसीक्यू आएगा फ्रॉम द चैप्टर ऑफ सॉइल। ठीक है, बाकी कोई भी अगर आपको दिक्कत है, कोई भी परेशानी आपको आती है किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, तो हम हैं आपकी हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।